नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हम लोग जो ईयरली करंट अफेयर्स से संबंधित जो रिवीजन क्लासेस है उसे देख रहे हैं। तो हम लोग 2024 की घटनाक्रम को लेकर के फिर से हाजिर हैं और ये अगस्त और सितंबर माह के जो प्रमुख खबरें थीं उन्हें इस सेशन में शामिल किया जाएगा। और यह अगस्त और सितंबर 2024 की घटनाक्रम से संबंधित यह क्लास है। तो जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे यूपीएससी है या यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, आरएएस जो है राजस्थान का है, या जो भी एमपी पीसीएस है, जो भी हिंदी भाषा भाषी राज्य हैं वहाँ पर जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित न्यूज़ हैं उन्हें प्रमुख रूप से इस सेशन में शामिल किया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण टॉपिक रहा। तो अगस्त और सितंबर माह की घटना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 में ये लाया गया था। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2025 अभी बीत चुका है और यह प्रभावी हो चुका है और अभी इसमें इनरोलमेंट जारी है, यानी स्विच करने की सुविधा जारी है। तो एकीकृत पेंशन योजना के प्रमुख प्रावधान की बात करें तो इसमें क्या था कि 25 वर्ष की न्यूनतम जो है सेवा आपकी होनी चाहिए और इसमें जो आपको पेंशन मिलेगा वो 12 महीने का लास्ट में जो मतलब 60 साल की आयु पूरी होने से पहले जो अंतिम के 12 माह रहेंगे उस 12 माह के वेतन को कैलकुलेट किया जाएगा, यानी जोड़ा जाएगा और उसको 12 से डिवाइड करके उसका जब औसत निकालेंगे तो उसका उस मूल वेतन का जो है 50% ये निर्धारित होगा। तो जो बेसिक पे है उस पर ये निर्धारित होगा। साथ ही साथ इसमें न्यूनतम 10 वर्ष की छोटी अवधि के लिए आनुपातिक रूप से यह जो है पेंशन कम हो जाएगा। तो न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति की स्थिति में यूपीएस 10,000 प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो ये था प्रमुख एकीकृत पेंशन योजना के बारे में। और इसमें जो है अगर मान लीजिए जो पेंशनर हैं, जो भी व्यक्ति हैं कार्य कर रहे थे और वो रिटायर हो चुके हैं और उनका यदि मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जो निकटतम परिवार के जो सदस्य होंगे उनको अंतिम बार प्राप्त पेंशन का 60% पाने का पात्र होगा। यानी जो उनके रिलेटिव्स होंगे जो अंतिम पेंशन मिला होगा उस पेंशन का, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रिटायर हुआ और उसको पेंशन प्रति माह मान लीजिए 10,000 रुपये मिल रहा है। एक मिनट, चलिए, ये मान लीजिए 10,000 रुपये उन्हें पेंशन मिल रहा था। तो जो उनके पति पत्नी होंगे, पति या पत्नी होंगे तो उन्हें इस 10,000 का 60% यानी 6,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा और इसमें महंगाई राहत उपलब्ध होगी, यानी जो डीए है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सूचकांक की गणना की जाएगी। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान प्राप्त होगा जो सेवा के प्रत्येक 6 माह पूरे होने पर सेवानिवृत्ति तिथि के अनुसार उनके मासिक वेतन यानी वेतन प्लस डीए के 1/10वें भाग के बराबर होगा। अब ये हम लोग एक प्रमुख अंतर देख लेते हैं। जो यूपीएस है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और जो पुरानी पेंशन स्कीम थी ओल्ड पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस, इन तीनों के बीच में मुख्य रूप से अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ओपीएस लागू था यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन में क्या था
कि अंतिम मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जो है पेंशन मिलता था। ठीक है, और यूपीएस में क्या होगा, तो इसमें जो है पेंशन की गणना रिटायरमेंट से पहले आखिरी वर्ष में लिए गए मूल वेतन और डीए के औसत के 50% के रूप में की जाती है। इस समायोजन का अर्थ है अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट से कुछ समय पहले पदोन्नति मिलती है तो उसे थोड़ी कम पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये 50% इसमें भी है, 50% उसमें भी था, ओल्ड पेंशन स्कीम में भी। लेकिन अब क्या है कि ये जो आखिरी वर्ष में कैलकुलेट होगा, ठीक है, 12 माह का औसत लिया जाएगा। अब देखिए ओपीएस में कर्मचारियों का अंशदान क्या था, तो इसमें जो है कर्मचारियों का अंशदान नहीं था, यानी एम्प्लॉय जो है इसमें अपना जो है पैसा नहीं कटाते थे। जबकि यूपीएस में क्या होगा, कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन और डीए का 10% है। ठीक है, तथा इसमें सरकार 18.5% यानी 18.5% सरकार योगदान करती है। ठीक है, जहाँ ओपीएस में कोई जो है पेंशन अंशदान नहीं देता था एम्प्लॉय, वहीं यूपीएस में एम्प्लॉय जो है 10% देगा मूल वेतन और डीए का, और साथ साथ सरकार भी इसमें 18.5% देगी। वहीं एनपीएस में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन से 10% तथा सरकार से 14% अंशदान की आवश्यकता होती थी। तो ये मूल अंतर है। तो एक तो है ओपीएस का, ठीक है, दूसरा है यूपीएस में 10% और साथ ही साथ सरकार देगी यूपीएस में 18.5%। एनपीएस में पहले क्या था, एम्प्लॉय 10% देता था और सरकार 14% देती थी। तो ये मूल अंतर है। कर लाभ की बात करें, यानी जो टैक्स में छूट की बात करें, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस योजना में सरकार के योगदान के लिए कर लाभ के पात्र हैं, यानी नेशनल पेंशन स्कीम में वे आयकर अधिनियम 1961 के तहत पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं में 14% की कटौती कर सकते हैं। चूँकि ओपीएस में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं था, इसलिए वे कर लाभ नहीं उठा सकते थे। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी और सरकारी अंशदान पर कोई कर लाभ मिलेगा या नहीं। तो ये प्रमुख खामी है। ठीक है, चलिए अब एक मुश्त भुगतान की बात करें, तो ओपीएस ने पेंशन के 40% तक के एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी थी, जिससे मासिक पेंशन राशि कम हो गई थी। वहीं यूपीएस के सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान प्रदान करता है, जिसकी गणना मासिक वेतन के 10वें हिस्से के साथ साथ प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए महंगाई भत्ते के रूप में की जाती है तथा पेंशन राशि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान थे। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ें, तो जन पोषण केंद्र। तो जन पोषण केंद्र जो है ये भारत सरकार के द्वारा कहाँ पर, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 60 उचित दर की दुकानों यानी फेयर प्राइस शॉप को जन पोषण केंद्रों में बदलने की पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। तो पायलट परियोजना क्या है, तो यह एक प्रकार का हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। जैसे कि कोई भी योजना बृहद स्तर पर लागू करनी है पूरे देश में, तो उस योजना का जो क्रियान्वयन है वो कुछ ही क्षेत्र में लागू किया जाए। जब वहाँ पर उसकी समीक्षा कर ली जाए कि ये सफल रहा या नहीं रहा, तो हम पूरे क्षेत्र में या पूरे भारत में लागू कर सकते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट परियोजना के तहत जो है एक छोटे से क्षेत्र में लागू किया जाता है। तो इसमें जो है गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 60 उचित दर की दुकानों में क्या होगा, जन पोषण केंद्र की शुरुआत की जाएगी और ये पायलट परियोजना के रूप में शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
के तहत लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे पोषण संबंधी सेवाओं में वृद्धि करना है। तो गरीब कल्याण अन्न योजना कब लाया गया था? कोविड-19 का समय था, उस दौरान जो है 2020 में इसे लाया गया था, PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। ठीक है, और इसमें जो है इसको दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया था। दिसंबर 2022 में बढ़ाया गया था, कब तक के लिए? दिसंबर 2023 तक। तो दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। फिर इसमें इसकी बढ़ोतरी कर दी गई है 5 वर्षों के लिए, यानी अब यह 2028 तक के लिए लागू है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये आप याद रखिएगा, 2020 में लाया गया था, 2028 तक के लिए लागू है। अब ये जो है ये कोविड-19 के तहत तो लाया गया, तो जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, उसको ध्यान में रखते हुए लाया गया। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NFSA बोलते हैं, इसके तहत 2 क्षेत्र निर्धारित हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में 75% जनसंख्या को कवर करता है और वहीं शहरी क्षेत्र में 50% जनसंख्या को कवर करता है। और इसके तहत क्या होता है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 kg मुफ्त अनाज दिया जाता है। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ठीक है, चलिए जन पोषण केंद्र पहल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जन पोषण केंद्र पहल के बारे में बात करें तो यह राशन डीलरों के समक्ष आने वाली आय संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए उचित दर की दुकानें सब्सिडी वाले अनाज के अलावा अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री शुरू करेंगी। तो जो हम गांव में बोलते हैं ना कोटा, तो कोटा से हम जाकर के अनाज ले आते हैं, तो उनको घाटा ना हो, वो जो डीलर हैं उन्हें जो है लाभ मिल सके, इसके लिए क्या किया जाएगा कि जो सब्सिडी वाले अनाज हैं उसके अलावा जो है अन्य वस्तुएं भी वहाँ पर बेच सकें, इसके लिए यह परियोजना लाई गई है जन पोषण केंद्र की। ठीक है, वर्तमान में जो है 0.54 मिलियन फेयर प्राइस शॉप हैं और इसके तहत जो है PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 800 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को औसतन 60 से 70 मिलियन टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 3 वर्षों में 1 लाख उचित दर की दुकानों को पोषण केंद्रों में परिवर्तित करना। ये केंद्र करेंगे क्या? तो यहाँ पर जो है जो सब्सिडी वाले अनाज हैं इसके अलावा क्या क्या देंगे? तो दाल, डेयरी उत्पाद और इनके अलावा जो है अन्य पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की विविध श्रृंखला यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। यानी कि वहाँ पर सिर्फ अनाज ही नहीं मिलेगा, दाल भी मिलेगा, डेयरी उत्पाद भी मिलेगा। इन केंद्रों में 50% स्थान पोषण उत्पादों के भंडारण के लिए होगा और जबकि शेष स्थान का उपयोग अन्य घरेलू वस्तुओं के लिए किया जाएगा। पहल में डेयरी उत्पादों के लिए अमूल जैसे संगठनों तथा सामग्री की आपूर्ति हेतु उड़ान और जंबो टेल जैसे बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ सहकारिता शामिल है। इस पहल में कई नए डिजिटल टूल्स को शामिल किया गया है, जैसे फेयर प्राइस शॉप सहायता, जो राशन डीलरों के लिए कागज रहित, उपस्थिति रहित और संपार्श्विक मुफ्त वित्त पोषण प्रदान करने वाला एक ऐप है। इसके अलावा मेरा राशन ऐप 2.0 उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु विकसित ऐप है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ें तो महाराष्ट्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार हेतु एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा सहायता दी गई है। तो ADB जो है इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस में अवस्थित है। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण एवं किफ़ायती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
ठीक है। इससे वंचित जिलों में जलवायु व आपदा रोधी, लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील तथा सामाजिक रूप से समावेशी विशेषताओं से युक्त 4 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे आउट ऑफ पॉकेट व्यय कैसा व्यय होता है? तो ऐसा व्यय जो चिकित्सा पर खर्च किया जाए और परिवारों द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को किया गया प्रत्यक्ष रूप से व्यय जो शामिल होता है उसे हम आउट ऑफ पॉकेट व्यय कहते हैं। यानी हम हैं, मान लीजिए, और हम जो है बीमार हो गए और अस्पताल में एडमिट हुए, तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो जो है डायरेक्ट रूप से हॉस्पिटल को पेमेंट करें हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, ठीक है, तो उसे हम आउट ऑफ पॉकेट व्यय बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इससे आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी आएगी और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती तथा उन्हें बनाए रखने हेतु नीतिगत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। अब एडीबी के बारे में बात करें तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो अपने विकासशील सदस्य देशों में निर्धनता कम करने तथा जीवन की गुणवत्ता सुधार लाने में प्रमुख योगदान देता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में 31 सदस्य देशों के साथ हुई थी। वर्तमान में एडीबी में सदस्यों की संख्या 68 हो गई है, जिनमें से 49 एशिया के और प्रशांत क्षेत्र से 19 प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं। यानी एशिया और प्रशांत क्षेत्र से 49 हैं और 19 अन्य जगह से हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस में है। भारत जो है एडीबी का संस्थापक सदस्य देश है तथा अमेरिका, चीन और जापान के बाद इसका चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। ठीक है, चलिए अगले खबर की बात करें तो स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता यानी 4S। तो स्वच्छ भारत मिशन की थीम है स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। 2024 के साथ नई दिल्ली में एक अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन आप लोगों को पता होगा कब लाया गया था, 2014 में लाया गया था। ठीक है, और इसके तहत क्या था कि जो 10 करोड़ जो है ग्रामीण इलाकों में क्या करना था, शौचालय निर्माण का कार्य करना था। और इसी के तहत जो है 2024 की थीम थी स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता यानी 4S। तो स्वच्छ भारत मिशन की यह थीम थी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अत्यंत दुर्गम और गंदे स्थानों के समयबद्ध एवं लक्षित बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, और इसका मुख्य आकर्षण क्या था, तो स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों यानी CTU की शुरुआत है, जिसके तहत एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से इन इकाइयों की पहचान और मानचित्रण किया जाएगा। 4S 2024 अभियान के 3 स्तंभ थे, स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। ये 3 स्तंभ थे। तो स्वच्छता की भागीदारी में क्या था, सार्वजनिक भागीदारी हो, जागरूकता और समर्थन हो। संपूर्ण स्वच्छता के लिए अत्यंत दुर्गम और गंदे स्थानों की पहचान करना और उसे लक्ष्य बना करके उसकी स्वच्छता सुनिश्चित करना। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर यानी जो कर्मचारी हैं वहाँ पर साफ सफाई कार्य करते हैं उनकी भी सुरक्षा हो सके, उनके लिए एकल खिड़की सेवा सुरक्षा और मान्यता शिविर की स्थापना थी। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो इस पहल का उद्देश्य स्थायी व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने, दैनिक आदतों में स्वच्छता को एकीकृत करने और स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण बनाने में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में बदलाव को प्रेरित करना। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ें तो श्वेत क्रांति 2.0। तो श्वेत क्रांति के बारे में आप लोग जानते होंगे, 1970 का समय जब श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये श्वेत क्रांति किससे है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन जी हैं, वर्गीस कुरियन जी। ठीक है,
तो 1970 में शुरू किया गया था। अभी क्या है, श्वेत क्रांति 2.0 लाया गया है। तो जो हमारे केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। तो श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो अगले 5 वर्षों में देश भर में दुग्ध संग्रह को 50% तक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य 2028-29 तक दैनिक खरीद को यानी दुग्ध खरीद को 660 लाख किलोग्राम से बढ़ा करके 1007 लाख किलोग्राम करना है। इससे सहकारी नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे डेयरी किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। इसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना, दूध उत्पादन बढ़ाना, डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और दूध निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इस पहल को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम यानी NPDD 2.0 से वित्त पोषण मिलेगा। इस धन का उपयोग दूध संग्रह केंद्रों की स्थापना, दूध को ताज़ा रखने के लिए शीतलन सुविधाओं के विकास और डेयरी किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में किया जाएगा। चलिए अब अगस्त सितंबर में 2024 की बात करें तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कौन कौन सी रही उसके बारे में बात कर लें। तो छठा क्वाड शिखर सम्मेलन। तो क्वाड क्या है, तो जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस समय यह जो है परिकल्पना आई थी क्वाड की, और इसमें क्या किया गया था कि जो एक प्रकार की जो भागीदारी है हिंद प्रशांत क्षेत्रों में उसे बढ़ावा देना। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो अमेरिका शामिल है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। साथ ही साथ एशिया के 2 देश हैं, जापान और भारत, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा भारत है, ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर जो है हिंद महासागर में 2004 में जो है सुनामी आई थी। उसमें जब ये सुनामी हुई थी तो यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या किया गया था, इस क्वाड की जो है अवधारणा उभर करके सामने आई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना था और लोकतंत्र, मानवाधिकार और विधि के शासन का समर्थन करना था तथा खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाना था। तो जब सुनामी आई थी उसके बाद जो है इसका मिल करके यहाँ पर बहाली की गई, ठीक है, आपदा को कंट्रोल किया गया। और इसके गठन की बात करें तो क्वाड की गठन जो है औपचारिक रूप से 2007 में हुई और इसका अभी जो है 20 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो छठा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में हुआ, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है क्योंकि इसके 20 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में छठा क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो चौथा व्यक्तिगत क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन था। क्वाड साझेदार देशों को महामारी और बीमारियों से निपटने, जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना करने तथा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। छठे क्वाड शिखर सम्मेलन की मुख्य बातों पर एक नज़र डालें तो इसमें क्या क्या जो है उभर करके आया। तो क्वाड स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी, यानी जो सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदार बनना। तो QHSP को वर्ष 2023 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा समन्वय बढ़ाने के लिए क्वाड द्वारा शुरू किया गया था। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उपचार के लिए क्वाड कैंसर मूनशॉट जैसी नई पहल की घोषणा की गई है। साथ ही साथ महामारी संबंधी तैयारी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 14 हिंद प्रशांत देशों में संक्रामक रोग की रोकथाम और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 84.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि देने का संकल्प लिया था। समुद्री सुरक्षा की बात करें तो इसमें मैत्री
यानी क्वाड ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल यानी मैत्री की शुरुआत की थी। हिंद प्रशांत लॉजिस्टिक नेटवर्क, लॉजिस्टिक क्या होता है? माल का आवागमन, ढुलाई। तो क्वाड द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में त्वरित आपदा प्रतिक्रिया के लिए एयरलिफ्ट क्षमता में सुधार करने के क्रम में एक लॉजिस्टिक नेटवर्क शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिक प्रतिक्रियाओं में दक्षता लाना है। समुद्र के अंदर केबल और डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी क्वाड साझेदारों ने समुद्र के अंदर केबल परियोजनाओं के लिए 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक सभी प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए प्राथमिक दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने जुलाई 2024 में केबल कनेक्टिविटी और रेजिलियंस सेंटर शुरू किया था। क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप की बात करें तो इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को अनुकूलित करने, प्रबंधित करने और आकर्षित करने के लिए पूरे क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना तथा पेशेवर नेटवर्क को उन्नत बनाना था। महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी की बात करें तो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की बात की गई थी, ठीक है, और 5G नेटवर्क की बात की गई थी। तो वर्ष 2023 में क्वाड ने पलाऊ में अपना पहला ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ एक सुरक्षित दूरसंचार पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। तो कहाँ पर किया था? पलाऊ में। AI एंगेज पहल, तो AI एंगेज पहल 2023 अगली पीढ़ी की कृषि को सशक्त बनाने के लिए नवाचारों को आगे बढ़ाने के माध्यम से क्वाड सरकारें अगली पीढ़ी की कृषि को सशक्त बनाने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स का उपयोग करने के लिए अग्रणी सहयोग अनुसंधान को उन्नत बना रही हैं। बायो एक्सप्लोर पहल, तो इसका उद्देश्य रोग निदान, फसल अनुकूलन और स्वच्छ ऊर्जा समाधान में नवाचार हेतु जैविक पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने में AI का उपयोग करना है। साथ ही साथ जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा पर क्या बातचीत हुई? तो उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ अमेरिका प्रशांत द्वीपीय देशों की सहायता के लिए 3D मुद्रित मौसम केंद्र उपलब्ध कराएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और जापान क्षेत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों को बेहतर बना रहे हैं। ठीक है। क्वाड स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण कार्यक्रम, तो इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और विविध स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास का समर्थन करना। भारत ने फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशेल्स में नई सौर परियोजनाओं के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो ये छठे क्वाड शिखर सम्मेलन की कुछ प्रमुख जो है अन्य जानकारी थी। ठीक है, चलिए अगले खबर की बात करें तो भारत अमेरिका रक्षा सहयोग समझौता। तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एक था गैर बाध्यकारी आपूर्ति व्यवस्था और इसकी सुरक्षा, तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज एंड अरेंजमेंट, ठीक है, सोसा, तथा दूसरा क्या था, संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन शामिल है। तो ये 2 प्रमुख जो है पहल शुरू किए गए थे। तो आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा, राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी सोसा पर हस्ताक्षर किए गए। यह दोनों देशों को राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक दूसरे की वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, जिससे आपात स्थितियों के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन सुनिश्चित होता है। सोसा समझौते के अंतर्गत अमेरिकी रक्षा ठेकेदार भारत से शीघ्र डिलीवरी की मांग कर सकते हैं। इसके विपरीत भारतीय रक्षा ठेकेदार अमेरिका से शीघ्र डिलीवरी की मांग कर सकते हैं। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सोसा पारस्परिक सद्भावना के आधार पर कार्य करता है, जिसमें भारतीय कंपनियां अमेरिकी ऑर्डरों को प्राथमिकता देती हैं और अमेरिका अपनी रक्षा प्राथमिकताएं तथा आवंटन प्रणाली के माध्यम से आश्वासन देता है, जिसका प्रबंधन रक्षा विभाग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाता है। भारत अमेरिका का 18वां
सोसा साझेदार है। तो भारत जो है अमेरिका का 18वां सोसा साझेदार है। इसके अलावा अन्य भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। दूसरा जो समझौता हुआ था संपर्क अधिकारियों पर समझौता ज्ञापन। तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? संपर्क अधिकारियों की एक प्रणाली स्थापित करना जिससे भारत और अमेरिका के बीच सूचना साझाकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी शुरुआत फ्लोरिडा में अमेरिकी विशेष अभियान कमान में भारत के एक अधिकारी की तैनाती से होगी और यह पहल सितंबर 2013 के रक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र और अमेरिका भारत रक्षा संबंधों के लिए वर्ष 2015 की रूपरेखा सहित पिछले समझौते पर आधारित है जो द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही साथ पारस्परिक रक्षा खरीद समझौता भी हुआ। तो भारत और अमेरिका पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर चर्चा कर रहे हैं जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इन्हें अमेरिका और उनके सहयोगियों के बीच रक्षा उपकरणों के युक्तिकरण, मानकीकरण, विनिमयता तथा अंतर संचालनशीलता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका ने अब तक 28 देशों के साथ जो है RDP समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। RDP क्या है? पारस्परिक रक्षा खरीद। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ें। तो वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? तो अमेरिका के साथ व्यापार दोगुना करना। तो नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CII बोलते हैं, इसके द्वारा क्या हुआ? 19वें भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2030 तक अफ्रीकी देशों को अपने निर्यात को दोगुना करके 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। इस रणनीतिक प्रयास का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना तथा पारस्परिक चुनौतियों और अवसरों का समाधान करना है। इस व्यापार लक्ष्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे, जैसे भारतीय कंपनियां उन्नत बीज प्रौद्योगिकियों, कृषि प्रसंस्करण विधियों को साझा करके और इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करके अफ्रीका की खाद्य उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार हैं। भारत का लक्ष्य क्या है? तो अफ्रीका में वाहनों, विशेषकर दोपहिया और किफ़ायती कारों की बढ़ती मांग का लाभ उठाकर अपने ऑटोमोबाइल निर्यात का विस्तार करना है। भारत और अफ्रीका नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी होने की अनूठी स्थिति में है। एक विश्व एक ग्रिड की परिकल्पना का उद्देश्य भूमि और जल के ऊपर ऊर्जा ग्रिड को जोड़ना है। भारत कुशल लॉजिस्टिक अवसंरचना और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विकास में सहायता के लिए अपने PM गति शक्ति मास्टर प्लान तथा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पोर्टल को अमेरिका के साथ साझा करने की योजना बना रहा है। भारत ने गैर पारस्परिक आधार पर अफ्रीका के 27 सबसे कम विकसित देशों को ड्यूटी फ्री टैरिफ वरीयता प्रदान की है। भारत ने अफ्रीकी संघ की G20 में पूर्ण सदस्यता का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वैश्विक मंच पर अफ्रीकी आवाज़ को बुलंद करने की उसकी प्रतिबद्धता और प्रबल हुई है। भारत अपने निवेशकों को अफ्रीका के विनिर्माण क्षेत्र में स्थायी उपस्थिति बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के साधन के रूप में SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विस्तार करने पर विचार करता है। भारत का लक्ष्य क्या है? तो ग्लोबल साउथ के लिए एक अग्रणी आवाज़ बनना जो बहुपक्षीय मंचों पर समान और समावेशी विकास का समर्थन करता है, जो अफ्रीका सहित विकासशील देशों की भू राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित होता है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ें। तो पेरिस जिंक रूफर्स। तो पेरिस जिंक्स रूफर्स क्यों चर्चा में है? तो अफ्रीकी संस्कृति मंत्रालय ने पेरिस में जिंक्स रूफिंग पेशे को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के लिए नामित किया है, जिसमें शिल्प कौशल पर प्रकाश डाला गया है। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है? अमूर्त रूप से जिसे हम देख न सकें, ठीक है। तो वहाँ पर जिंक के जरिए रूफिंग का काम किया जाता है, यानी जो छतें बनाई जाती हैं वो जिंक की बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसे कहाँ पर
शामिल करने की बात की गई है, सूचीबद्ध करने की बात की गई है, तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। तो जिंक की छतें लगभग 2 वर्षों से पेरिस की वास्तुकला का अभिन्न अंग रही है, जिसके तहत भवनों के निर्माण में व्यापक रूप से 21.4 मिलियन वर्ग मीटर जिंक रूप का योगदान है। यूनेस्को की ICH सूची में भारत के 15 तत्व शामिल हैं। ICH के सूची में कितने भारत के स्थान शामिल हैं, तो 15, यानी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें कितने सूचीबद्ध जो है तत्व हैं, भारत के 15 हैं। तो 2008 में कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा और रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन जो है 2008 में किया गया था। वहीं हम बात करें 2009 में, तो राममन गढ़वाल हिमालय भारत का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच, ये जो है 2009 में शामिल किया गया था। वहीं 2010 में बात करें तो 3 शामिल हुए थे, छऊ नृत्य, ठीक है, और राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, और मुदी एट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक, तो ये 2010 में हुए थे। वहीं 2012 में बात करें तो लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण, ट्रांस हिमालय में पवित्र बौद्ध ग्रंथों की का पाठ, लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर भारत का ये क्षेत्र है जहाँ पर बौद्ध मंत्रोच्चारण किया जाता है। इसे भी 2012 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया था। फिर 2013 में एक महत्वपूर्ण तत्व शामिल हुआ था, मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन और नृत्य 2013 में जो है यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था। वहीं 2014 में जंडियाला गुरु पंजाब भारत के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प है, जिसे जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। साथ ही साथ 2016 में क्या किया गया, तो 2016 में जो है नवरोज त्यौहार, ठीक है, जो मुख्य रूप से पारसी त्यौहार है, और योग 2016 में ही शामिल किया गया था। 2017 में कुंभ मेला, तो कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था, ठीक है, और जो हमारा कोलकाता में दुर्गा पूजा है ये कब शामिल किया गया था, तो ये जो है दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। तो 2021 में, तो ये दुर्गा पूजा का कोलकाता में जो दुर्गा पूजा आयोजित किया जाता है, भव्य रूप से आयोजित किया जाता है, उसे भी यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। और गुजरात का गरबा जो लास्ट है, इसे 2023 में यूनेस्को की सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें शामिल किया गया था। चलिए अब हम लोग सितंबर और अगस्त में 2024 में, अगस्त सितंबर में जो 2024 में संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम हुए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम में 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। अब देखिए, जो विधि आयोग है और वित्त आयोग है, ठीक है, तो वित्त आयोग तो हमारा संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और भारत के राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, ठीक है। जो 16वां वित्त आयोग है उसकी जो है अध्यक्षता अरविंद पनिगड़िया जी कर रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से अपना कार्य शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग विधि आयोग की बात कर रहे हैं। 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है,
और 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। इस नवगठित विधि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त पदेन तथा अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। इनका प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो भारतीय कानून प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना। वर्ष 2020 में गठित 22वें विधि आयोग के संदर्भ में शर्तों के अनुसार नवगठित आयोग को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान कानूनों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है। इस संदर्भ की शर्तें कुछ इस प्रकार से हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा निर्देशक सिद्धांतों और संवैधानिक प्रस्तावना के उद्देश्यों के अनुरूप सुधार का सुझाव देना। खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना। हाशिए पड़े लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना। न्यायिक प्रशासन की समीक्षा करना तथा उसे और अधिक उत्तरदायी व कुशल बनाने के लिए उसमें सुधार करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो विलंब को कम करना, उच्च न्यायालय के नियमों को सरल बनाना और केस प्रवाह प्रबंधन ढांचा स्थापित करना। विधि आयोग की बात करें तो विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है। प्रथम विधि आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत की गई थी। वर्ष 1934 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बनी थी और इसने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता और संहिताकरण की सिफारिश की थी। और इसे अभी जो है 2024 में ही बदला गया था। इन तीनों कानूनों को प्रस्तापित करके भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ये सब लाया गया था। इसके बाद क्रमशः इसमें क्या किया गया था? तो 1853, 1861, 1879 में दूसरे, तीसरे तथा चौथे विधि आयोग का गठन किया गया था। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय संविधान अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पहले 4 विधि आयोगों द्वारा निर्मित किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग के गठन की बात करें तो 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन न्यायविद श्री MC सीतलवाड़ जी थे। इसके बाद अब तक 23 विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। चलिए अगले खबर की बात करें तो लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 जिलों के गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। और ये जिले कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो जास्कर हैं, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और चांगथांग है। अब ये 5 जिले जब बढ़ जाएंगे तो लद्दाख में ऑलरेडी 2 जिले थे और ये 5 जिले और बढ़ जाएंगे तो कुल मिलाकर के लद्दाख में कितने जिले हो जाएंगे? 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे होगा क्या? क्षेत्र में शासन और विकास में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम पर विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई थी और इस फैसले की सराहना की गई थी। गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिले के मुख्यालय, सीमाओं, संरचना और स्टाफिंग सहित विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अब कुछ संवैधानिक प्रावधान की बात कर लें तो भारत में नए जिलों के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो जिलों को बनाने, बदलने तथा समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है। यानी इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है जिलों को बनाने बिगाड़ने में। ठीक है। जिसे या तो कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके किया जा सकता है। जिलों के निर्माण या परिवर्तन में केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन जब कोई राज्य किसी जिले के नाम में परिवर्तन करना चाहता है तो इसमें केंद्र की भूमिका होती है, क्योंकि इसके लिए उसे कई एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करनी होती है। जैसे जो हमारी रॉ है, खुफिया एजेंसी है, ठीक है, उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है, तब जा कर के जो है इसमें नाम को बदला जाता है। और उसमें बदलाव करना हो तो राज्य सरकार अपने से कर सकती है। अब देखिए बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024। तो
इसके माध्यम से क्या किया गया है कि विधेयक 2024 के माध्यम से जो लड़कियों की आयु है वो 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे होगा क्या, तो इसका उद्देश्य क्या है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। जो हमारा SDG 5 है वो लैंगिक समानता की को संदर्भित है, उसको बढ़ावा देगा। साथ ही साथ यह विधेयक महिलाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। तो जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आपको 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई हो गई, ऐसे कुछ समाज सुधारक थे जिनके प्रयासों से जो है स्त्रियों की स्थिति सुधारने में कुछ प्रयास किए गए, जिसमें से 1929 में एक शारदा अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत लड़कियों की जो विवाह की आयु थी वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब भारत को आज़ादी मिली तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित हुआ। उसके तहत क्या किया गया कि लड़कियों की विवाह की उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों की विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई। फिर जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया और इसके तहत क्या किया गया कि जो भी व्यक्ति हैं अगर बाल विवाह को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, उसमें संलिप्त होते हैं, तो ऐसे में उन्हें 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ जो है ऐतिहासिक या स्टैटिक जीके है। ठीक है, विधेयक के प्रावधान की बात करें तो इस विधेयक ने वर्ष 2006 के अधिनियम की धारा 2 के तहत बच्चे की परिभाषा में अब ऐसा कोई भी पुरुष या महिला शामिल होगा जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। पहले यह आयु 18 वर्ष थी। विधेयक विवाह को रद्द करने, विवाह को अमान्य और कानूनी रूप से शून्य घोषित करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि भी बढ़ाता है। वर्ष 2006 के अधिनियम की धारा 3 के तहत विवाह के समय नाबालिग रहा कोई भी व्यक्ति वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर महिलाओं के लिए 20 वर्ष और पुरुषों के लिए 23 वर्ष था, विवाह निरस्तीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। विधेयक में इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, जिससे महिलाओं और पुरुषों दोनों को 21 वर्ष की नई व न्यूनतम विवाह योग्य आयु के अनुसार 23 वर्ष की आयु से पहले याचिका दायर करने की अनुमति है। तो जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जब आपको लिखने को आए प्रश्न और महिलाओं से संबंधित हो तो इस अधिनियम का आप जिक्र कर सकते हैं, जो बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 लाया गया। तो उसके तहत जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जो है अधिनियम लाया गया है। चलिए अगस्त सितंबर में आर्थिक घटनाक्रम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जो खबर है RBI द्वारा एकीकृत ऋण इंटरफेस की सुविधा। तो इंटरफेस क्या होता है, एक प्रकार का प्लेटफार्म होता है जहां से क्या हो कि सारी सुविधाएं जो है मिल सकें। तो अभी RBI के द्वारा ऋण क्षेत्र को बदलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी ULI शुरू करने की योजना बना रही है। तो ULI को RBI ने वर्ष 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था। तो ULI कब लॉन्च हुआ था, 2023 में ही। अब इसे क्या है, भारत स्तर पर लागू करने की योजना बना रही है। ये किन के लिए है, तो ये जो है किसानों और MSME के जो सदस्य हैं, इसमें जो संलिप्त व्यक्ति हैं उन्हें जो है ऋण आसानी से मिल सके और जो भी बैंकिंग की सेवाएं हैं वो सारी सेवाएं एक जगह पर ही मिल सकें, इसलिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो है शुरू किया जा रहा है। इसके तहत जो है भूमि रिकॉर्ड सहित ग्राहकों के वित्तीय और गैर वित्तीय डेटा दोनों
डिजिटल पहुंच होगी और इस पर जो है आसानी से ऋण मिल सकेगा। यूएलआई में मानकीकृत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की सुविधा होगी जो प्लग एंड प्ले दृष्टिकोण की अनुमति देता है। तो प्लग एंड प्ले क्या होता है, जैसे आपके घरों में स्विच एंड सॉकेट होगा, तो सॉकेट में आप प्लग डालते हैं और बटन दबाते हैं तो क्या होता है, विद्युत का फ्लो जो है, करंट का फ्लो जो है होने लगता है। उसी तरीके से ये भी है, यानी कोई भी किसान हो या एमएसएमई उद्योगपति हो, ठीक है, तो वो जो है इसमें अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक रूप से यह जो है यह कार्य करना शुरू हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें या खबर की ओर बढ़ें। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति बैठक संपन्न हुई, जिसमें महत्वपूर्ण वैश्विक तथा घरेलू समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय विकास की समीक्षा की गई। इसमें अंतर्नियामक समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा वैश्विक स्लिप ओवर, साइबर खतरों और जलवायु परिवर्तन जैसी उभरती चुनौतियों के मद्देनजर वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिम का आकलन किया गया। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बात करें तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असंवैधानिक सर्वोच्च परिषद है जिसका गठन वर्ष 2010 में कार्यपालक आदेश द्वारा किया गया था। वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति जो 2008 में बनी थी, इन्होंने सबसे पहले जो है एफएसडीसी के गठन का प्रस्ताव रखा था। एफएसडीसी का उद्देश्य व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास की निगरानी करना, वित्तीय स्थिरता के जोखिमों का आकलन करना, वित्तीय नियामकों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा वित्तीय समावेशन तथा विकास को बढ़ावा देना। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। तो एफएसडीसी की अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण। इसमें आरबीआई, सेबी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीएआई तथा पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए जैसे वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख एवं मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये था वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के बारे में। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ें। तो विश्व बैंक द्वारा भारत के जीडीपी अनुमान में वृद्धि की गई है। तो जीडीपी क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर वहाँ के निवासियों द्वारा कुल उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो है क्या होता है? जीडीपी होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो अभी जो है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जो है भारत के जीडीपी अनुमान में वृद्धि दर्शाई गई है। तो ये कितना दर्शाया गया है? पहले जो है ये 6.6 अनुमान लगाई थी 2024-25 के लिए, लेकिन वो अब 7% मानी थी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखना है। चलिए ट्रेड कनेक्टेड ई प्लेटफार्म, ये ट्रेड कनेक्टेड ई प्लेटफार्म क्या है? तो ये आयात निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ये ट्रेड कनेक्टेड ई प्लेटफॉर्म लाया गया है, यानी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो सरकार ने निर्यात और आयात से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करने हेतु ट्रेड कनेक्टेड ई प्लेटफार्म नामक पोर्टल लॉन्च किया है। ट्रेड कनेक्टेड ई प्लेटफार्म को विदेश मंत्रालय और एमएसएमई, एग्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख टीसीएस और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ट्रेड कनेक्टेड ई प्लेटफार्म को कितने संस्थाओं ने जो है विकसित किया है? तो 5 संस्थाएं हैं। कौन कौन से? विदेश मंत्रालय यानी एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, एमएसएमई, एग्जिम बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख जो कंपनी है टीसीएस और वित्तीय सेवा विभाग। इन 5 के सहयोग से क्या किया गया है? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। यह बड़ी संख्या में आयात निर्यात कोड धारकों, भारतीय मिशन के अधिकारियों, निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों, विदेश व्यापार निदेशालय और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा।
इसके महत्व की बात करें तो इस पोर्टल का उद्देश्य निर्यातकों को व्यापक सहायता तंत्र और संसाधन उपलब्ध कराकर सूचना विषमता को कम करना है। यह मंच उत्पादन और देश विशिष्ट सीमा शुल्क एवं विनियमों मुक्त व्यापार समझौतों का विवरण तथा विभिन्न सरकारी विभागों व एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली व्यापार संबंधी सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त यह गैर टैरिफ बाधाओं, वैश्विक खरीदारों और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों पर अद्यतन जानकारी भी प्रदान करेगा। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करेगा। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ें तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, तो यह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DPIIT कहते हैं, ये किसके अंतर्गत काम करता है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। इसने क्या किया है, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों सहित उद्यम संबंधी इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित एवं बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री बनाना है। यह मंच 1,46,000 से ज़्यादा DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को सेवा प्रदान करेगा, जिससे प्रत्येक हितधारक को एक अद्वितीय भास्कर ID सौंपी जाएगी, जिससे प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत समन्वय और उसके अनुरूप अनुभव सुनिश्चित होंगे। चलिए अगस्त सितंबर में जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं रक्षा से संबंधित जो खबर है उन्हें देख लेते हैं। तो स्वदेशी जिंक आयन बैटरी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। तो किसके किसके मध्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यानी JNCASR ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है। तो कौन कौन सा संस्थान आपस में समझौता किए हैं, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है, तो जिंक सामग्री के नए प्रकार विकसित करना है और जिंक आधारित बैटरियों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है। जिंक आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है जो लिथियम और सोडियम आयनों के स्थान पर जिंक आयनों को चार्ज वाहक के रूप में उपयोग करती है। जिंक आयन बैटरियों का उत्पादन और उपयोग सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG 7 और SDG 13 के अनुरूप है। तो मेनली क्या है कि जो लिथियम की बैटरियां बनाई जाती थी सोडियम आयन की, उनको जो है उनके बदले में ये जिंक आयन बैटरियों का उपयोग किया जाए। इसको बढ़ावा देने के लिए ये क्या किया गया, जो स्वदेशी रूप से जिंक आयन बैटरी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया। किसके किसके मध्य, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और देखिए जो SDG गोल है वो SDG गोल 7 और SDG गोल 13 के लिए यह जो है लाया गया है और जो SDG गोल है 2030 तक प्राप्त करना है। तो हमारे जो UN के द्वारा जो है 2015 में क्या किया गया था, 17 SDG गोल निर्धारित किए गए थे। जैसे पहला है नो पॉवर्टी, ठीक है। SDG 2 क्या है, जीरो हंगर। SDG 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी अच्छा स्वास्थ्य। चौथा है अच्छी शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। छठवां है स्वच्छ पानी और स्वच्छता। सातवां है क्या, जो हमारा
एनर्जी है वो क्या हो, क्लीन एनर्जी हो और एफोर्डेबल हो, यानी वहाँ तक पहुँच हो। और साथ ही 8वां है इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वां क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। 10वां क्या है, इनइक्वलिटी से है, यानी असमानता से है। 11वां क्या है, सस्टेनेबल सिटीज से संबंधित है। 12वां जो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन से संबंधित है। 13वां क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। 14वां जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उससे संबंधित है। 15वां जो है जीवन जो भूमि है उस पर जीवन से संबंधित है। 16वां शांति और न्याय से संबंधित है, ठीक है। और 17वां जो है साझेदारी से संबंधित है। तो ये 17 गोल निर्धारित किए गए थे जो 2030 तक पूरा करना है, ठीक है। तो यह जो है SDG 7 और SDG 13 के अनुरूप जो है लिथियम आयन बैटरी को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था। तो जो हमारा SDG 7 क्या है, जो एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी है वहाँ पर सभी की पहुँच हो, साथ ही साथ वो वहनीय भी हो, यानी वो सस्ती भी हो। और SDG 13 क्या कहता है, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन को संदर्भित करता है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़े तो जापान का स्लिम मून मिशन। तो ये जापान का है और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, जाक्सा है। और इसने क्या है, चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम, जिसे मून स्पाइनर के नाम से भी जाना जाता है। इससे जो है इसका जाक्सा का संपर्क टूट गया। और यह जो है ये एक प्रकार का मानव रहित अंतरिक्ष यान था जिसका उद्देश्य भविष्य में सौर प्रणाली अन्वेषण के लिए आवश्यक निम्न गुरुत्व अन्वेषण प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना था। चंद्रमा की सतह पर बहुत सटीकता से उतरने की क्षमता के कारण इसे मून स्नाइपर उपनाम दिया गया था, जिसे जनवरी 2024 में इसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और यह उपलब्धि हासिल करने वाला जापान दुनिया का 5वां देश बन गया था। चलिए पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट पर आधारित प्रणाली। तो पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट पर आधारित प्रणाली है। तो सेंसर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज और नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज पुणे के शोधकर्ताओं ने दाब संवेदन यानी प्रेशर सेंसिंग और ऊर्जा संचयन के लिए एक नया पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट विकसित किया है। यानी बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के तत्व इसमें शामिल होते हैं और ये पॉलीमर होते हैं जो कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है, तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को सेंसिंग के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को कुशलतापूर्वक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, जिससे ऊर्जा संचयन और दाब संवेदन में अनुप्रयोगों के लिए नए मार्ग खुल सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर यांत्रिक दबाव आरोपित करने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। जब ऐसे पदार्थों पर दाब डाला जाता है तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के केंद्र स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे बाह्य विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए कौन कौन से पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ हैं, तो क्वार्ट्ज है, खराज है, ट्यूमलाइन है, ये रेशम है, लकड़ी है और हड्डी है। जैविक पदार्थ है लेड, जर्कोनेट, टाइटेनेट है और बेरियम टाइटेनेट है। PVDG है और PVDG TRFE पॉलीमर है। तो ये कुछ जो है पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ हैं। पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थों का प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें माइक्रोफोन, तार वाले उपकरणों के लिए इलेक्ट्रिक पिकअप सेंसर, एक्ट्यूएटर और आवृत्ति मापन मानक, पीजो इलेक्ट्रिक मोटर और नॉइज व वाइब्रेशन रिडक्शन आदि इसमें शामिल होते हैं।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ें तो आइनस अरिघाट। आइनस अरिघाट क्या है? तो यह एक उन्नत प्रौद्योगिकी पोत है और यह जो है अपनी तरह का दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। तो आइनस अरिघाट क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है और यह भारत का दूसरा ऐसा जो है बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। ठीक है, और ये पहला जो परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल था वो कौन सा था? तो आईएनएस अरिहंत था। हम यहाँ लिख देते हैं आईएनएस अरिहंत। ठीक है, तो ये पहला जो है परमाणु ऊर्जा चालित वो था। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं। तो आइनस अरिघाट जो है S3 को नौसेना में शामिल किया गया है। आइनस अरिघाट अपने पूर्ववर्ती आइनस अरिहंत के साथ नौसेना में शामिल किया जाएगा जो वर्ष 2018 में पूर्ण रूप से क्रियाशील हुआ था। इसका उद्देश्य देश की न्यूक्लियर ट्रायड, यानी न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? जो तीनों ही सेनाओं द्वारा उपयोग किया जा सके, जैसे जल थल और वायु से परमाणु हथियार दागने की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना है। आकार और विस्थापन में आइनस अरिहंत के समान होने के पश्चात भी आइनस अरिघाट अधिक K-15 मिसाइलों का वहन कर सकता है। इसमें रूस की सहायता से विकसित 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर हैं। अरिघाट में 4 बड़े वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ट्यूब हैं जो सागरिका SLBM K-15 का वहन करेंगे। सागरिका एक हाइब्रिड प्रणोदन 2 चरण ठोस प्रणोदक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है। तीसरी पनडुब्बी जो है आइनस अरिदमन जो 7000 टन का भार का वजन उठा सकती है, जो 3500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली K4 मिसाइलों का वहन करने में सक्षम है और ये अगले साल नौसेना में शामिल हो जाएगी। SSBN का तात्पर्य जहाज पनडुब्बी बैलिस्टिक परमाणु यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर है और यह एक प्रकार की पनडुब्बी को संदर्भित करता है जो परमाणु युक्त बैलिस्टिक मिसाइलों का वहन करती है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ें तो बोई E3 नीति, और अभी इसके जो है 1 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, और इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, करंट अफेयर में शामिल किया था। तो 2024 की घटना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बोई E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे नेट जीरो जो हमारा भारत सरकार का लक्ष्य है, जो पेरिस समझौता के तहत जो है नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत जो है 2070 तक नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना चाहता है। तो यह जो है नेट जीरो अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और सर्कुलर बायो इकोनॉमी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बायो E3 नीति अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उद्यमिता में नवाचार पर जोर देती है तथा बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब व बायो फाउंड्रीज की स्थापना करती है। इसका उद्देश्य भारत के कुशल जैव प्रौद्योगिकी कार्यबल का विस्तार करना है जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली कार्यक्रमों के साथ संरेखित है तथा पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल के विकास को लक्षित करता है। इसका उद्देश्य जैव विनिर्माण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से विशेष रूप से Tier 2 और Tier 3 शहरों में महत्वपूर्ण रोजगार सृजन करना है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ें तो मिशन रूमी 2024। तो चेन्नई स्थित स्टार्टअप एक कंपनी है स्पेस जोन, इसके द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है मिशन रूमी को, और यह एक प्रकार का देश का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट मिशन है और इसका नाम क्या है? मिशन रूमी
ठीक है, ये मिशन रूमी 2024 इसे लॉन्च किया गया। तो यह जो रॉकेट होता है जिसके द्वारा जो है उपग्रह को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, और जब वह पुनः प्रयोग योग्य नहीं रहता है तो क्या होता है, ई या स्पेस कचरे के रूप में वो वहीं स्पेस में पड़ा रहता है, और जो इस रॉकेट को बनाने में जो लागत आती है वो भी जो है व्यर्थ चला जाता है, यानी उसे हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो मिशन रूमी एक प्रकार का पहला पुनः प्रयोग हाइब्रिड रॉकेट मिशन है, ठीक है। और इसे किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, तो स्पेस जोन के द्वारा, ठीक है। मिशन रूमी एक जो है इसका वजन 80 किलोग्राम और लंबाई 3.5 मीटर है, ठीक है। और यह एक प्रकार का हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है, जो तरल ऑक्सीडाइजर को ठोस ईंधन के साथ मिलाता है, ठीक है, जिससे इसे मोबाइल लॉन्च पैड भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। यह हल्का होता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें, खबर की ओर। समुद्र प्रताप का प्रक्षेपण किया गया। तो पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है क्या, समुद्र प्रताप। तो भारत का है, पहला है, क्या है, स्वदेशी निर्मित है, और है क्या, यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ठीक है। कहाँ लॉन्च किया गया, गोवा में। पोत का निर्माण किसने किया था, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है, और भारतीय तटरक्षक बल ने किया था के लिए। यह पहली बार है कि इन पोतों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। यह पोत देश के समुद्री तट पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेंगे। अब देखिए अग्नि 4 मिसाइल के बारे में बात करें। अभी अग्नि 5 भी लॉन्च हो गया है, ठीक है। बहरहाल हम लोग अग्नि 4 के बारे में देखते हैं। तो अग्नि 4 क्या है, मिसाइल को उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से जो है क्या किया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो DRDO द्वारा। अग्नि जो है, ये अग्नि 4 जो है अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला में चौथी मिसाइल है, और यह जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे जमीन या समुद्र से प्रक्षेपित करके जमीन या समुद्र पर स्थित लक्ष्यों को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 20 मीटर है तथा यह 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है, ठीक है। तो ये अग्नि 4 से संबंधित है। चलिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगस्त सितंबर 2024 की घटना है, लॉस एंड डैमेज फंड की बात हो रही है। तो वायनाड में, जो केरल का वायनाड है, वहाँ पर विनाशकारी भूकंप हुआ था। उसके बाद जो है लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई थी। तो इस भूस्खलन के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत लॉस एंड डैमेज फंड के माध्यम से मुआवजे का दावा करने के लिए उपराष्ट्रीय संस्थाओं की पात्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हो गई है। लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें तो इसकी स्थापना 2022 में मिस्र में आयोजित 27वें UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में की गई थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों तरह के नुकसान से पीड़ित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। यह कोष चरम मौसम की घटनाओं और धीमी गति से होने वाली प्रक्रियाओं जैसे समुद्र के बढ़ते जलस्तर से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है। LDF का संचालन एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसके लिए जो निम्नलिखित जिम्मेदार हैं, जैसे कोष के संसाधनों के आवंटन का निर्धारण करना। विश्व बैंक इसका अंतरिम ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। गवर्निंग बोर्ड द्वारा भारत में फंड के संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष अभिगम, छोटे अनुदान और त्वरित संवितरण विकल्प शामिल है। चलिए अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके जरिए जो है भारत को बताया गया है कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है।
तो यह जो है नेचर जनरल में रिपोर्ट छपी, ठीक है। और इसमें बताया गया कि भारत जो है प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है और विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 5वां हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है। भारत में प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, जिसमें से 5.8 मिलियन टन अपशिष्ट का दहन कर दिया जाता है, जबकि 3.5 मिलियन टन मलबे के रूप में पर्यावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है। भारत में अपशिष्ट उत्पादन की दर प्रति व्यक्ति लगभग 0.12 किलोग्राम है। भारत में उच्च प्लास्टिक प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण है, अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन और संरचना है, अपशिष्ट संग्रहण आंकड़ों में विसंगतियां हैं, ठीक है, खुले में अपशिष्ट का दहन है और अनौपचारिक क्षेत्र पुनर्चक्रण है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। चलिए, पर्यावरण पर आगामी वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी के सबसे बड़े खतरों पर चर्चा करने के लिए 4 महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित करने जा रही है। ग्रह के लिए प्रमुख खतरों में ग्लोबल वार्मिंग, लुप्त होती वनस्पति और पशु प्रजातियां, उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदलना तथा महासागरों, वायु एवं भूमि में प्लास्टिक प्रदूषण शामिल है। तो आगामी जो 4 प्रमुख सत्र होंगे, तो जैव विविधता पर सम्मेलन होगा, यानी CBD COP16, जो कैली कोलंबिया में आयोजित किया जाएगा। और वर्ष 2030 तक ग्रह के 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए वर्ष 2022 के मॉन्ट्रियल प्रतिबद्धता की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस पर जो है चर्चा की जाएगी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC, जो COP29 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा नहीं, हो गया, आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे। इसका उद्देश्य जलवायु पर समझौतों की अंतिम रूप के साथ साथ वित्तीय सहायता की गुणवत्ता पर व्यापकता में सुधार करना है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD COP16, जो कहाँ पर आयोजित हुआ? रियाद, सऊदी अरब में आयोजित हुआ, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण संधि वार्ता दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए संक्षिप्तियाँ देख लेते हैं। तो प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व देख लेते हैं। तो जय शाह जो है BCCI के अध्यक्ष थे और अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो ये हो गए, ठीक है, जैसा, और इन्होंने न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले के जगह पर स्थान लिया है। संजीव रैना जो है ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। ITBP की स्थापना की बात करें तो 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के रूप में जो है ITBP की स्थापना हुई थी और CRPF एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके जो महानिदेशक हैं, अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव रैना जी को, ठीक है। बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवासन को। तो NSG क्या है? NSG जो है 1986 में स्थापित हुई थी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत, ठीक है, और उसी के महानिदेशक बने हैं कौन? बी श्रीनिवासन जी, ठीक है। अतिशी मार्लेनी, आप लोगों को पता होगा कि यह जो है अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में थे तो उस दौरान जो है अतिशी को क्या बनाया गया था? दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार सौंपा गया था और यह दिल्ली की सबसे कम उम्र की जो है महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। और भारत में जो मुख्यमंत्री के रूप में महिलाओं की भूमिका देखें तो ये 17वीं महिला हैं जिन्होंने किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने के रूप में
जो है गौरव प्राप्त किया था। इसके बाद जो है रेखा शर्मा जी जो है मुख्यमंत्री बनी, चुनाव हुए, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो अनचर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो केवन पारेख दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल के क्या बने, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने। ठीक है। अमृत मोहन प्रसाद ये सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। तो एसएसबी की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल, भारत चीन युद्ध के बाद ही जो है एसएसबी की स्थापना की गई थी, लेकिन उससे पहले आईटीबीपी की स्थापना हुई और आईटीबीपी जो है तिब्बत क्षेत्र में जो है अपनी निगरानी कार्य करता है, लेकिन जो एसएसबी है ये सीमाओं पर, भारत के सभी सीमाओं पर अपनी सेवाएं देता है। ठीक है। अमृत मोहन प्रसाद हो गया, कहाँ के बने? सशस्त्र सीमा बल के क्या बने? महानिदेशक बने। जाफर हसन ये जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को नया डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया है। सुरेश प्रभु की बात करें तो विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया है सुरेश प्रभु को। सिद्धार्थ अग्रवाल की बात करें तो इंग्लिश चैनल जो है अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने। तो इंग्लिश चैनल की बात करें तो साउदर्न जो इंग्लैंड है, ठीक है, और नॉर्दर्न फ्रांस है, उन दोनों के मध्य जो है इंग्लिश चैनल अवस्थित है। अगले व्यक्तित्व की बात करें तो हिनकांत पांडे ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें क्या बनाया गया है? नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर योजना परियोजना की बात करें तो विज्ञान धारा योजना, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभिन्न योजनाओं को जारी रखने और उन्हें विज्ञान धारा नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 3 प्रमुख घटकों में विलय करने को मंजूरी दी है। इन 3 घटकों में कौन कौन शामिल है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थागत मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और एवं विकास तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास तथा तैनाती शामिल है। यह योजना जो है 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक के लिए प्रस्तावित की गई है तथा इंस्पायर कार्यक्रम जैसी मौजूदा योजनाओं के 3 घटकों में से एक के अंतर्गत आएगी। चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब ये देखिए जब इसके जो है 10 वर्ष पूरे हुए थे और उस समय जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था। तो 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 वर्ष पूर्ण हो गए थे और उसी समय मैंने जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट फॉर मेंस के लिए जो है टिक लगाया था, क्योंकि इसके 10 वर्ष पूरे हुए थे। और जब यूपीएससी 2024 का पेपर हुआ, ठीक है, इस वर्ष 2025 का, तो आप लोगों ने देखा कि जीएस पेपर 1 में किस प्रकार से इसी योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि जन धन योजना जो है से प्रश्न था। ठीक है। तो चलिए, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 वर्ष पूर्ण हो गए और 28 अगस्त 2014 को यह लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। इसके तहत जो है किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे मूल बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना था। इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के पास कोई अन्य खाता नहीं है, वे किसी भी बैंक खाता या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस यानी बैंक मित्र आउटलेट में मूल बचत बैंक जमा खाता खोल सकते हैं। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और इसके तहत रुपए कार्ड भी दिया जाता है जिसके बदले कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा भी कवर की जाती है। जो 2018 के बाद खोले गए हैं उन्हें 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। खाता धारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, यानी उनके खाते में बैलेंस नहीं है फिर भी जो है वो पैसे 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं।
पीएम जनधन योजना खाते से डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा योजना के लिए, ये सब योजनाओं के लिए इसके जरिए जो है ये लोग पात्र हैं। चलिए, दीनदयाल स्पर्श योजना तो जो है ये किसके लिए शुरू किया गया है? भारतीय डाक विभाग ने शुरू किया है, तो डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए और विद्यार्थियों के बीच डाक टिकट संग्रह के लिए रुचि पैदा करने के शौक के रूप में टिकटों के प्रति अभिरुचि तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक डाक टिकट छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो फिलेटली डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन जो है फिलेटली कहलाता है। तो फिलेटली को बढ़ावा देकर के कक्षा 6 से 9 की श्रेणी वर्ग के उन छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव किया गया है जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है और जो एक शौक के रूप में टिकट संग्रहण करते हैं। छात्रवृत्ति की राशि की बात करें तो 500 रुपये प्रति माह की दर से 6,000 रुपये प्रति वर्ष होगी, जो त्रैमासिक आधार पर प्रदान की जाएगी। एग्रीशोर योजना, तो एग्रीशोर योजना किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में एग्रीशोर यानी स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेज योजना का अनावरण किया है, जो भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में एग्रीशोर ग्रीनाथान पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जिसमें शीर्ष तकनीक संचालित कृषि स्टार्टअप को मान्यता दी गई। एग्रीशोर 750 करोड़ रुपए का एक अभिनव मिश्रित पूंजी जो है कार्य है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात कर रहा है के साथ श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है, जिसमें भारत सरकार 250 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड 250 करोड़ रुपए और साथ ही साथ निजी निवेशक 250 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। तो एग्रीशोर योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रौद्योगिकी संचालित उन्नत जोखिम उच्च प्रभाव वाले उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एग्रीशोर को कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में विकास को बढ़ावा देने तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। तो ये जो है एग्रीशोर का प्रमुख जो है उद्देश्य है। अगले खबर की बात करें तो पीएम श्री योजना, तो पंजाब के बाद दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। अब देखिए, जब दिल्ली गवर्नमेंट थी तो दिल्ली गवर्नमेंट बोले तो अभी भी है, मतलब आपकी दिल्ली गवर्नमेंट, तो वो जो है अपने खुद की जो है शिक्षा योजना चला रही थी। ऐसे में पीएम श्री योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है और उसे जो है दिल्ली में लागू नहीं किया गया था। उसके साथ ही साथ पंजाब सरकार ने भी लागू नहीं किया था, लेकिन पंजाब और दिल्ली सरकार दोनों ने लागू कर दिया है। अब एक राज्य ऐसा है जो अभी भी इसे लागू नहीं किया है। कौन है वो? पश्चिम बंगाल है। तो पीएम श्री योजना के बारे में बात करें तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। पीएम श्री योजना एक केंद्र समर्थित पहल है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने हेतु वर्तमान स्कूलों में सुधार करके लगभग 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एक समावेशी और पोषणकारी परिवेश तैयार करना है जो प्रत्येक छात्र के कल्याण तथा सुरक्षा को बढ़ावा दे, विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करे एवं गुणवत्तापूर्ण बुनियादी और संरचना एवं संसाधनों तक अभिगम प्रदान करे। केंद्र और राज्य सरकारों तथा विधानसभाओं वाले संघ शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बीच वित्त पोषण का अनुपात 60-40 है और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हिमालयी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को जो है केंद्र 90% देती है और 10% राज्य देते हैं। यानी ये जो है केंद्र प्रायोजित योजना है।
ठीक है, यानी योजना जो है कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगी, उसको लागू कौन करेगा, राज्य लागू करेगी, पैसा कौन देगा, तो केंद्र और राज्य दोनों देंगे। योजना की अवधि की बात करें तो यह सत्र 2022-23 से 2026-27 तक है, जिसके बाद राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन स्कूलों द्वारा हासिल किए गए बेंचमार्क को बनाए रखें। तो पीएम श्री योजना के बारे में देख लिया। अगले खबर की ओर बढ़ें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 5 ईयर प्लान में लाया गया था, ठीक है, 2000 में, और अभी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को लाया गया। तो केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024 से 25 से लेकर के 2028-29 तक की अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को स्वीकृति दी है, जिसका लक्ष्य क्या है, तो 62,500 किलोमीटर नई बारहमासी सड़कों का निर्माण करके ग्रामीण संपर्क को बढ़ावा देना है, यानी किसी भी मौसम में बंद न हो। इस पहल से मैदानी इलाकों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 250 से अधिक तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100 से अधिक जनसंख्या वाली 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। और यह 100% केंद्र प्रायोजित पहल थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 15-16 में से इसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकारें मिल करके करती हैं। केंद्र सरकारें 60% देती हैं और राज्य सरकारें 40% इसमें अपना वित्त पोषण करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत लगभग 8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं, जो और क्या है 1,80,000 बस्तियों को इससे जोड़ा गया है। कुछ प्रमुख समिति और सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो मुतमीज मुरुगन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 की बात करें तो हाल ही में तमिलनाडु में डिंडिगुल जिले के पलानी में मुमतीज मुरुगन, तो मुमतीज मुरुगन जो है, मुरुगन कौन थे, तो शिव पार्वती के पुत्र थे। तो तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में के पलानी में मुतमीज मुरुगन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जो तमिल संस्कृति और आध्यात्मिकता को परिलक्षित करता है। इसमें समग्र विश्व से 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, ठीक है। चलिए, 8वां धर्म धम्म सम्मेलन, तो इंडिया फाउंडेशन द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से, तो किसके द्वारा, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। कौन सहयोग किया, गुजरात विश्वविद्यालय। क्या हुआ, अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे, जिन्होंने 22 जुलाई 2025 को जो है क्या किया, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अभी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बने हैं। तो 8वां धर्म धम्म सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाना तथा हिंदू व बौद्ध सभ्यताओं के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना और शताब्दियों से उनकी प्रासंगिकता पर जोर देना। वर्ष 2024 के सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, तो धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। चलिए अगले सम्मेलन की बात करें तो चीन अफ्रीका सहयोग शिखर सम्मेलन पर फोरम। तो चीन ने बीजिंग में चीन अफ्रीका सहयोग मंच शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 35 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में जो है शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थी, तो इसकी थीम थी ज्वाइनिंग हैंड्स टू एडवांस मॉडर्नाइजेशन एंड बिल्ड अ हाई लेवल चाइना अफ्रीका कम्युनिटी विथ शेयर्ड फ्यूचर, अर्थात आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने और साझा भविष्य के साथ एक उच्च स्तरीय चीन अफ्रीका समुदाय आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाना। तो ये बहुत बड़ी लंबी थीम है, आप जो है
क्या करिएगा, आधुनिकीकरण के लिए हाथ मिलाना। तो आधुनिकीकरण ये पहला वाला पढ़ आगे जो है याद रखिएगा, के लिए हाथ मिलाना, इस पर याद रख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो शासन औद्योगिकीकरण, कृषि उन्नयन और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को आगे बढ़ाने जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। तो ब्रिक्स साहित्यिक मंच 2024। तो ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ था ब्रिक के रूप में, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना के द्वारा, और इसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में है। तो अभी ब्रिक्स साहित्यिक मंच 2024 रूस के कजान शहर में शुरू हुआ था। कब, अगस्त 2024 में। इसमें क्या हुआ था, साहित्यकारों, दार्शनिकों, कलाकारों और विद्वानों को एकजुट करना है ताकि वे साहित्य और सांस्कृतिक मूल्यों पर चर्चा कर सकें। तो ब्रिक्स साहित्यिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो रूस के कजान शहर में। अभी देखिए, वोल्गा से गंगा परंपरा और बहुसंस्कृतिवाद का उत्सव जो है, इस उत्सव जो है सत्र में क्या किया गया, ये प्रमुख थीम रखी गई थी भारत की तरफ से। चलिए कुछ रिपोर्ट और सूचकांक की बात करें तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात कर लें। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 तो शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान यानी EPIC कौन जारी करता है, EPIC ऊर्जा नीति संस्थान ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 जारी किया था। इसके अनुसार जो है भारत में लगभग 40% जनसंख्या ऐसे वातावरण में जीवन निर्वाह करती है जिसमें वायु गुणवत्ता का स्तर वार्षिक PM 2.5 सीसा 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नियमों के अनुसार PM 2.5 को कम कर दें तो हर व्यक्ति की औसतन जो है 1.9 साल अधिक जो है जीवित रह सकता है। इससे दुनिया भर में सभी लोगों के जीवन में कुल मिलाकर के 14.9 बिलियन साल की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां 2022 में औसत PM 2.5 84.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश, जहां PM 2.5 का औसत स्तर 65.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था। वैश्विक संदर्भ की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और चीन ने कठोर नीतियां लागू की हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में वर्ष 2022 में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जिसमें वर्ष 2012 की तुलना में PM 2.5 के स्तर में 4% की गिरावट देखी गई है। इस सुधार के बावजूद भी दक्षिण एशिया विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया विश्व में सबसे प्रदूषित है। साथ ही साथ भारत में जो दिल्ली है वो भी सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। ठीक है, भारत की। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है भारत में। तो दक्षिण एशिया विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है, जहां उच्च प्रदूषण के साथ वैश्विक जीवन वर्षों का 45% हिस्सा का ह्रास हो जाता है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देशों में शामिल है। अब देखिए, भारत और उसके जितने भी ये जो देश तटीय देश हैं, सीमा से साझा करते हुए देश हैं, तो भारत की कुछ ऐसी अवस्थिति है जो ठंडियों के समय में दिल्ली जैसे क्षेत्र में प्रदूषण देखने को मिलता ही मिलता है। भौगोलिक अवस्थिति उसकी ऐसी है। ठीक है, कभी इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी के लिए नहीं। और भारत एक विकासशील देश है जहाँ पर अवसंरचना निर्माण आए दिन होते रहता है। तो जब ऐसे में क्या है, पार्टिकुलेट मैटर धूल कण जाएंगे ही जाएंगे और ऐसी स्थिति बनी ही रहेगी। ठीक है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका यानी मीना के
क्षेत्र एक प्रदूषक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है, जिससे पूरे क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा औसत 1.3 वर्ष कम हो गई है। कतर और इराक इस क्षेत्र के सबसे प्रदूषित देश हैं। ग्रेडिंग रिपोर्टिंग में आईटीआई का प्रदर्शन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रदर्शन की बात हो रही है ग्रेडिंग रिपोर्ट में। ठीक है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी एमएसडीई द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उनके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यावसायिक शिक्षा में सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह निर्णय केंद्रीय बजट 2024-25 को देखते हुए लिया गया है, जिसमें अगले 5 वर्षों में 2 मिलियन युवाओं को कौशल प्रदान करने और हब एंड स्पोक व्यवस्था में 1000 आईआईटी को उन्नत करने की योजना है। ग्रेडिंग में प्रवेश दर, उत्तीर्ण परिणाम, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और प्राप्त औसत अंकों सहित 8 मानदंडों के आधार पर 0 से 10 के बीच पैमाना का उपयोग किया गया था। वर्ष 2024 में ग्रेड किए गए 15,000 आईटीआई में से 18.9 ने 0 से 10 के पैमाने पर 8 से ऊपर स्कोर किया, जो वर्ष 2023 में 14.4% से अधिक है। यह वृद्धि आईटीआई के बीच बेहतर समग्र प्रदर्शन को इंगित करती है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 142 आईटीआई को 9 और उससे अधिक ग्रेड प्राप्त हुआ है। शीर्ष 25 आईटीआई संस्थानों में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है, तो यूपी टॉप पर है। ठीक, बस इतना ही आप याद रखिएगा। ऑपरेशन और सैन्य अभियान या अभियान की बात कर लेते हैं।